है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर को लेकर। ये पहली बड़ी खबर, जहां आपको बता दें इस एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है कि मुरान इलाके में आतंकियों का घेराव हुआ। पूरे इलाके में जारी सर्च ऑपरेशन को लेकर भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको एक बार फिर से बता दें, मुठभेड़ में एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एनकाउंटर को लेकर फिलहाल ये बड़ी खबर है, जहां मुरान इलाके में आतंकियों का घेराव और सर्च ऑपरेशन के बारे में और अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी इरफान। बताएं। देखिए, बिल्कुल आज सुबह सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि फ्रेसपोरा पुलवामा जिले में 1 से 2 आतंकी मौजूद है और उसके बाद एक जगह को सुरक्षा बलों ने घेरा था। उसके बाद आज करीबन 6:30 बजे कांटेक्ट बना था और फिलहाल सूत्रों से ये पता चला है कि एक मिलिटेंट इस मुठभेड़ में मारा गया है, एक और इस जगह पर हो सकता है। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन ऑपरेशन जारी है। इस पूरे इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवान मौजूद है और वो तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर चला रहे हैं। इससे पहले भी इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे सुरक्षा बलों को कि साउथ कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम जैसे जिलों में आतंकी जो है लोकसभा चुनाव से पहले कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना नेटवर्क जो है वहाँ एक बार फिर से खड़ा कर पाए, जिसके चलते सर्च एंड कॉरिडोर ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने शुरू किए थे और उसी के चलते पुलवामा के इस फ्रेसपोरा इलाके में फिलहाल 1 से 2 मिलिटेंट ट्रैप हुए हैं, जिसमें सूत्रों से बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट मारा गया है और दूसरे की तलाशी अभियान अभी लगातार जारी है। तो कुछ देर में आधिकारिक रूप से इस पूरे ऑपरेशन पर पुष्टि हो सकती है। ये तमाम एक्सक्लूसिव इनपुट थे जिसके बारे में टीवी9 ने जानकारी दी थी और जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां फिलहाल इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, अमेरिकी मैगजीन न्यूज़वीक को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत के जीन्स में लोकतंत्र है। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को लेकर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले ग्लोबल इंटरव्यू में आम चुनाव, भारत की आर्थिक प्रगति पर बात की। अमेरिका के मशहूर वीकली मैगजीन न्यूज़वीक के साथ खास बातचीत में पीएम ने कहा, हमारे पास अपने वादों को पूरा करने का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। जनता ऐसे वादों की आदी थी जो कभी पूरे नहीं होते थे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास आदर्श वाक्य है। लोगों को हमारे कार्यक्रमों से लाभ मिलने का भरोसा है। भारत 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। देश की आकांक्षा यही है कि भारत जल्द ही 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। न्यूज़वीक को दिए अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने भारतीय लोकतंत्र और संविधान पर भी अपने विचार रखे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि हम एक लोकतंत्र हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा संविधान ऐसा कहता है, बल्कि इसलिए भी कि ये हमारे जीन्स में है। पीएम ने कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है। 2019 के आम चुनावों में 600 मिलियन से अधिक लोगों ने मतदान किया। कुछ महीनों में 970 मिलियन से अधिक पात्र मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाताओं की लगातार बढ़ती भागीदारी भारतीय लोकतंत्र में लोगों की आस्था का प्रमाण पत्र है। और अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी आज राजस्थान में 2 जगहों पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जबकि 14 अप्रैल को जालौर में वैभव गहलोत के लिए एक मंच पर प्रियंका के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी नजर आएंगे। राजस्थान के रण में अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कूद पड़े हैं। बीजेपी से मुकाबले के लिए गांधी परिवार ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी पिछली बार राजस्थान की 25 में से 25 सीटें जीती थी। इस बार भी बीजेपी मिशन 25 के लिए पूरी ताकत झोंकती है। राहुल गांधी आज राजस्थान में चुनावी प्रचार करेंगे। राहुल यहां 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे अनूपगढ़ में राहुल गांधी की पहली सभा होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे फलोदी में दूसरी जनसभा करेंगे। इन 2 चुनावी सभाओं के जरिए राहुल गांधी श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और पाली लोकसभा सीट के वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। राजस्थान की जनता की नब्ज टटोलेंगे। राहुल के बाद प्रियंका गांधी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन जालौर में बड़ी रैली करने जा रही हैं। प्रियंका गांधी के साथ एक मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट एक मंच पर रहेंगे। ये सभी एक साथ जालौर से चुनावी मैदान में उतरे अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के लिए प्रचार करेंगे। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सफलता की एक कहानी शेयर की है। राहुल ने कहा कि हर साल महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए दिए जाने की उनकी पार्टी की घोषणा क्रांतिकारी साबित होगी।
ये कर्नाटक का रहने वाला वेदांत है। इसने पीयूसी परीक्षा में पूरे राज्य भर में दूसरा रैंक हासिल किया है। इस वीडियो को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जारी किया है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसी कामयाबी की कहानी मेरा विश्वास और पक्का करती है कि महिलाओं के खातों में हर साल 1 लाख रुपए यानी 8,500 रुपए हर महीने डालने की हमारी महालक्ष्मी गारंटी देश की तकदीर संवारने वाला क्रांतिकारी कदम साबित होगी। वेदांत की कहानी भारतीय महिलाओं की तपस्या और पाई से घर को मजबूत करने की इच्छा शक्ति का एक जीवंत उदाहरण है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि कांग्रेस की ये ऐतिहासिक योजना गरीब परिवारों के सपनों को वास्तविकता की उड़ान देगी। आए दिन राहुल मंच से महालक्ष्मी गारंटी का जिक्र कर रहे हैं। हर एक गरीब परिवार को उसमें से हम एक महिला को चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए हम डालेंगे। और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। खबर है कि मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक वर्षा गायकवाड़ दक्षिण मध्य मुंबई की सीट नहीं छोड़ना चाहती हैं और इससे कांग्रेस अब पसोपेश में है। मुंबई कांग्रेस खेमे में हलचल तब मची जब वर्षा गायकवाड़ बुधवार को पार्टी की निर्धारित बैठक में नहीं पहुंची। इतना ही नहीं, जब उन्हें फोन किया गया तो उन्होंने किसी का फोन भी नहीं उठाया। पूरे समय वो नॉट रीचेबल रही। इसके बाद मुंबई में कांग्रेस की निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी गई। खबर है कि दक्षिण मुंबई की सीट शिवसेना यूबीटी को दिए जाने से नाराज वर्षा गायकवाड़ ने केसी वेणुगोपाल से बात की है। वो मुंबई कांग्रेस दक्षिण मध्य मुंबई की सीट छोड़ना नहीं चाहती हैं। वर्षा गायकवाड़ विदर्भ जाने वाली है। विदर्भ में 13 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान वर्षा गायकवाड़ राहुल गांधी से मुलाकात करेंगी। बताया जा रहा है कि वर्षा गायकवाड़ समेत अन्य नाराज नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में मतदान होना है। इस बीच प्रियंका गांधी 15 अप्रैल को चंद्रपुर में प्रचार करने पहुंच रही हैं। और लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में पीएमएलए के तहत पिछले साल एजीएल की प्रॉपर्टी सीज की गई थी और कोर्ट ने संपत्ति की कुर्की के आदेश को बरकरार रखा है। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसले के बाद ईडी को कंपनी की संपत्ति को कब्जे में लेने का रास्ता साफ हो गया है। ईडी अब दिल्ली में आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस, मुंबई, लखनऊ सहित अन्य स्थानों पर कब्जा कर सकती है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई अन्य लोगों से पूछताछ की थी। ईडी ने नवंबर 2023 में कांग्रेस से जुड़े एजेएल और यंग इंडियन की 751 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जब्त कर ली थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया था कि जब्त की गई संपत्ति में एजेएल की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित कई जगहों की प्रॉपर्टी है। 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुरू की। 19 दिसंबर 2015 को निचली अदालत ने इस मामले में कांग्रेस आलाकमान सोनिया और राहुल गांधी को जमानत दे दी थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार करते हुए मामले के सभी 5 आरोपियों सोनिया, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस और सुमन दुबे को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आप नेता अमानतुल्लाह खान को ईडी ने बुधवार को पूछताछ के लिए समन किया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने को लेकर याचिका दायर कर दी है। कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को करेगी। मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कोर्ट से इस मामले में कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने मान लिया। 2 दिन पहले ही ईडी की शिकायत पर अमानतुल्लाह खान को समन जारी कर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया। इस तारीख पर उन्हें कोर्ट के सामने पेश होना होगा। ईडी का आरोप है कि अमानतुल्लाह ने अपने कार्यकाल के दौरान तय नियमों और सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 व्यक्तियों की गैर कानूनी रूप से भर्ती की। इस मामले में आप नेता के 3 सहयोगियों जिशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी सहित 5 लोगों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की थी, जिन्हें नवंबर 2023 में विधायक के परिसर
अफसरों पर छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उन पर ये भी आरोप है कि अमानतुल्लाह खान ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करके एक गवाह से एक आरोपी के रूप में अपनी भूमिका साफ कर दी है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई आम आदमी पार्टी के भीतर से ही अब इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद उनकी सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने नैतिकता और विचारों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। सरकार के 9 प्रभार वाले मंत्री राजकुमार आनंद ने नैतिकता का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी भी हैरान है। आपका दावा है कि 12 अप्रैल को राजकुमार आनंद को ईडी का नोटिस मिला था, इसलिए उन्होंने दबाव में पद छोड़ दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की वो आपराधिक पार्टी है जो देश भर में इस प्रकार का गुंडागर्दी का आचरण कर रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। केजरीवाल सरकार के मंत्री के इस्तीफे से बीजेपी को आपके खिलाफ हमले का नया हथियार मिल गया है। और अब बात संदेश खाली मामले की। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली मामला, जिसे कोर्ट ने सीबीआई को केस सौंपने का आदेश दिया है, इसे बीजेपी अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। एक लंबे अंतराल से ममता बनर्जी संविधान को नहीं बल्कि शेख शाहजहां का संरक्षण करती आई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश का स्वागत किया है, जिसमें पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले की जांच सीबीआई को दी गई है। संदेशखाली की महिलाओं को और गरीबों को विशेष इंसाफ दिलाने का ये पहला पड़ाव है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की इकाई ऐसे परिवारों को न्याय दिलाएगी, ये मेरा विश्वास है। कोर्ट का मेरे ओर से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने संविधान के संरक्षण हेतु ये निर्णय लिया। शेख शाहजहां को बचाने वाली ममता बंदोपाध्याय को अब जनता के सम्मुख जवाब देना पड़ेगा। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता शाहजहां शेख को संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। बहरहाल, राशन वितरण घोटाला मामले की जांच के तहत 5 जनवरी को इलाके में छापेमारी के लिए पहुंचे अधिकारियों पर हमले को लेकर शाहजहां को गिरफ्तार किया गया था। और उत्तर मुंबई सीट से कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। उत्तर मुंबई महायुति का गढ़ है, जहां इन दिनों बीजेपी ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी प्रत्याशी पीयूष गोयल और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांदिवली में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। पहली बार रामनवमी 17 तारीख को मनने जा रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान है। मैं समझता हूँ पूरा देश और पूरा उत्तर भारतीय समाज विशेषकर इतना उत्साहित है कि आज एक भी उत्तर भारतीय वोट भाजपा और हमारे मित्र पक्ष को छोड़कर बाहर नहीं गए। चुनावी सभा को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अगले 5 साल में विकसित भारत की जो तस्वीर बनाई है वो देखने को मिलेगी। 10 साल तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगले 5 साल में पिक्चर देखने को मिलेगा। अगले 5 साल में विकसित भारत की ओर हम जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के संभल में चुनावी सभा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के बार बार उम्मीदवार बदलने को लेकर राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के पास कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी केवल एक काम कर रही है, सोमवार से लेकर रविवार तक रोज कैंडिडेट बदल रही है। ये सच्चाई है कि नहीं? अब मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव हो जाएगा उसके बाद लोग कहेंगे सपा। सपा मतलब समाप्त पार्टी। अब कांग्रेस के बारे में चुनाव के बाद लोग पूछेंगे, आगे के जो भी नौजवान होंगे, कौन कांग्रेस? कांग्रेस किसे कहते हैं?
यह हालत इन लोगों की होती जा रही है। मेरे बहनों भाइयों, साइकिल पंचर हो गई है, टायर गए हैं खुल। पंजाबी लटक कर गया है झूल। अब देश में खिलेगा केवल कमल का फूल। और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए अखिलेश यादव ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाए। जाति जनगणना समेत अखिलेश ने पार्टी के घोषणा पत्र में महिला और युवाओं और किसानों से जुड़े 10 बड़े वादे किए। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी दल एक दूसरे पर जुबानी तीर छोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी झूठ का सहारा ले रही है, जनता से झूठे वादे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी झूठ का सहारा लेकर के काम कर रही है। इनकी हर बात झूठी है, झूठे वादे जनता से किए हैं। इससे ज्यादा खतरनाक काम लोकतंत्र में और क्या हो सकता है। जिन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी होगी, हजारों किसान आत्महत्या कर लिया एमएसपी के लिए। अखिलेश ने बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा कि 10 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है और बेरोजगारी का पैमाना ये है कि आज 90% नौजवान बिना नौकरी बिना रोजगार के हैं। तो आखिरकार इसका जवाब क्या है इनके पास? जो नौकरी नहीं देती है और अगर नौकरी मिल गई तो नौकरी आपकी छीनते हैं। अखिलेश ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जहां-जहां बीजेपी की सरकार थी वहीं पर यह काम हुआ। और यूपी के बाराबंकी के एक परिवार ने अपने बेटे के म्यांमार में बंधक बनाए जाने की शिकायत की। परिजनों ने पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। मैं और पंकज बस 2 ही हैं, बाकी आप देख सकते हैं कमरे में कोई नहीं है। क्योंकि वो मेरे दोस्त को उठा ले गए हैं और उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अजय के परिजन चिंता में डूबे हैं। बेटे की सकुशल रिहाई के लिए भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं। म्यांमार से भेजे गए अपने वीडियो में अजय ने कहा है कि चीन की कंपनी स्कीमिंग करा रही है। काम के यहाँ पे 15, 16, 17 घंटे तक की काम करवाएंगे और बाकी मैंने बता रखा हुआ है कि काम में क्या करवाते हैं, स्कैमिंग करवाते हैं। परिजनों का आरोप है कि 26 मार्च को सागर नाम के युवक के साथ काम के लिए वो मलेशिया के लिए निकला था, लेकिन बैंकॉक के रास्ते वो थाईलैंड होते हुए म्यांमार पहुंचे। आरोप है कि डीलर ने उन्हें किसी दूसरी कंपनी को भेज दिया है। सर वो गया था कमाने के लिए मलेशिया के और चला गया दूसरी जगह, उसको उस रास्ते में कुछ फरार कर लिए, कैसे क्या किए। बताया जाता है कि ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और लखनऊ के 3 युवकों से विदेश में नौकरी के नाम पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई है। इनमें से एक इंजीनियर के परिजनों से 8 लाख से ज्यादा की रकम भी वसूल की गई है। और आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। इस मौके पर दिल्ली के जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। ईद की ये पाक घड़ी है। रमजान के पाक महीने के बाद खुदा का शुक्र अदा करने के लिए लोग मस्जिदों में जमा हुए और अल्लाह की इबादत की। इससे पहले धर्मगुरु ने चांद के दीदार के बाद ईद की घोषणा की। मान्यता है कि खुदा की तरफ से रमजान माह में पूरे माह के रोजे रखने का रोजदारों के लिए ईद का त्योहार इनाम होता है। ईद के दिन मुस्लिम लोग रमजान खत्म होने की खुशी मनाते हैं और पाक कुरान के लिए अल्लाह का आभार जताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद की शुभकामनाएं दी हैं। मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ी को ईद की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने पुराने समय से चले आ रहे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि पारंपरिक उत्साह के साथ मनाए जाने वाला ईद उल फित्र दुनिया भर के लोगों को करुणा, भाईचारे और एकजुटता के मूल्यों की याद दिलाता है। ईद उल फित्र के मौके पर राजधानी दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह को सजाया गया। यहाँ दूर दूर से इबादत के लिए श्रद्धालु पहुँचे हैं। कई श्रद्धालु हजरत निजामुद्दीन पर दुआएं मांगते नजर आए। इस दौरान बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद से अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट देखिए। रमजान के पाक महीने के बाद आज ईद का मौका है और इस त्योहार को लोग धूमधाम से मनाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के जामा मस्जिद पर मौजूद हैं, जहां पर अभी अभी ईद की नमाज अदा की गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर हजारों की संख्या में हर साल यहां पर लोग
ईद के मौके पर जुटते हैं और यहीं पर नमाज अदा करते हैं और उस नमाज अदायगी के बाद अब लोग यहां से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। मेले जैसा माहौल पुरानी दिल्ली के इस पूरे इलाके में है। लोग बाहर खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। नमाज अदा करने के बाद आज उनके लिए ये एक बड़ा मौका होता है ईद का। लोग भी हमारे साथ यहाँ पर तमाम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। 1 महीने तक रोजा के बाद आज ईद का त्योहार है, कैसे मनाते हैं आप लोग? जरा उसके बारे में बहुत खुशी मनाते हैं, बहुत खुश है। ईद की जो नमाज होती है वो आम दिनों में जो नमाज रेगुलर में आप लोग पढ़ते हैं उससे कितनी अलग होती है? क्या इसके लिए अलग से समय निर्धारित होता है? जी हाँ, ईद के लिए अलग से समय निर्धारित है। अच्छा। और ये समय 6:30 बजे का था जमात का। अच्छा। और ये ईद का दिन था, आज बहुत खुशी का मौका था। आप कहाँ से आए हैं जामा मस्जिद पर आज नमाज पढ़ने के लिए? जी हम दिल्ली से बुरारी इलाके से आए हैं। जी बुरारी। तो कैसा माहौल रहता है यहाँ? बहुत अच्छा, सबसे बेहतर। और जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है, सुरक्षा भी जगह जगह लगाई गई, सब बहुत अच्छी लगा। इस बार थोड़ा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ इस बार, ना पब्लिक को ना किसी को, न कोई इस तरह कोई बात नहीं है सर। तो दिल्ली के जामा मस्जिद पर ऐतिहासिक नमाज के बाद यहाँ पर लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं और पुरानी दिल्ली का आज वो आनंद ले रहे हैं ईद के मौके पर। तो यहाँ चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है और माता के चंद्र घंटा रूप की पूजा की जा रही है। मंदिरों में भक्त दर्शन के लिए सुबह से ही कतारों में देखे जा रहे हैं। माता जगत जननी जगदम्बा की आराधना के तीसरे दिन की अनुपम झांकी है। नवरात्र के तीसरे दिन दिल्ली के छतरपुर स्थित मां कात्यायनी मंदिर में माता की विशेष आरती की गई। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां चंद्र घंटा की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने से साधक को जीवन में आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। मां भक्तों से प्रसन्न होकर उन्हें शांति और समृद्धि प्रदान करती है। राजधानी के झंडेवरन मंदिर में माता से अर्जी लगाने वालों का तांता दिखा। माता के भक्त सबके कल्याण की कामना करते दिखे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। सब भक्तों की बहुत ही भीड़ है, सब भक्तों की बहुत ही भीड़ है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। डेली आते हैं माता रानी के दर्शन करने। और सबके लिए यही दुआ करूंगी, सबकी इच्छा पूरी हो और मेरी भी हो। पहले सबकी हो फिर मेरी हो। सभी को जय श्री महाकाल नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जहां पर चुनाव प्रचार को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के ही 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इस दौरान जमकर बमबारी भी हुई। तस्वीरें देखिए, मुर्शिदाबाद रेजीनगर में बहरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान के प्रचार के लिए दीवार पर पेंटिंग और संदेश लिखे जा रहे थे। तृणमूल विधायक रबीउल आलम चौधरी के समर्थक दीवारों पर पेंटिंग कर रहे थे, लेकिन स्थानीय तृणमूल नेता अतिबुर शेख के लोगों ने दीवार को रंगने से रबीउल आलम चौधरी के समर्थकों को रोक दिया। अतिबुर शेख के लोगों ने बमबारी की। और इसी बमबारी में कई लोग घायल भी हो गए।